देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों ने अपनी ऑनलाइन पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। फाइनली भी एग्ज़ाम का टाइम भी हो गया है। कई विद्यालयों में 9 और 11 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कई में होने भी हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ 24 मार्च की डेट आ गई है, जो कि आपको तैयारी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए अभी तक। लेकिन फिर भी जो छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इसी उम्मीद में कि इस वर्ष भी कोरोना लगेगा और हम लोग पास हो जाएंगे, उनकी एक गलतफहमी अब टूट चुकी है। क्योंकि अब उनको भी पेपर देना पड़ेगा और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इस वर्ष रिजल्ट बहुत ही कम होने वाला है। क्योंकि यदि पेपर हुए और कॉपियाँ व्यवस्थित तरीके से चेक हुई तो आपको भी पता है कि आपका अर्ध वार्षिक का रिजल्ट कैसा था। जैसा मैं भी एक अध्यापक हूँ तो मैं जानता हूँ कि अर्धवार्षिक का रिजल्ट लगभग 10% से ऊपर किसी भी विद्यालय का नहीं, क्योंकि किसी भी बच्चों को अपने सब्जेक्ट की पूर्ण नॉलेज नहीं है। इस बेस पे यदि मैं कहूँ तो बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी बहुत बुरा जाने वाला है। जिन बच्चों ने सालों भर पढ़ाई नहीं की है वो कम से कम अब 10 दिन 15 दिन पढ़ाई कर लें। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासें पूरी ले ली हैं या फिर पूरे वीडियो को देख लिया है, आंसर्ड हल कर लिए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और यदि अब भी आपने तैयारी नहीं की तो मान के चलिए कि आपको दोबारा कक्षा 10वीं और 12वीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कक्षा 10वीं में हम पूरी फिजिक्स का एक पार्ट दे चुके हैं। पूरी फिजिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में दिया है। जिस बच्चे ने सिर्फ एक वीडियो देख लिया उससे फिजिक्स बन जाएगा। एक वीडियो में हमने केमिस्ट्री दिया है। ये एनवायरनमेंट हम आपको एक वीडियो में दे रहे हैं जो बायोलॉजी का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और अगला वीडियो आपका बायोलॉजी का मिलेगा। ये 4 वीडियो जिसने देख ली वो बच्चा कक्षा 10वीं में कोई फेल करने वाला नहीं है। और यह वीडियो बीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं और बीएससी में एक पेपर एनवायरनमेंट का कंपलसरी जुड़ चुका है, जो आपका सब्जेक्ट के अतिरिक्त देना पड़ेगा। यदि आपने एनवायरनमेंट का पेपर नहीं दिया तो आप अपनी परीक्षाओं में पास नहीं माने जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं से लेकर ये पेपर आपका बीएससी बीए बीकॉम तक सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग देखिएगा और पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। कक्षा 10वीं का ये 14वां अध्याय है, ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, अगर मैं ऊर्जा के स्रोत की बात करूँ तो सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये प्रश्न बहुत आता है। क्यों पड़ती है? खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, और उद्योगों और कृषि कार्यों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बहुत बार बना है आपका। ये प्रश्न आपका बहुत बार बना है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के क्या लक्षण हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है किसी ऊर्जा स्रोत के या फिर उत्तम ऊर्जा स्रोत के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक से अधिक कार्य करे। इसका अर्थ ये है कि जब तक वो ईंधन समाप्त नहीं हो जाता है उसके एक एक बूंद का इस्तेमाल हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। जो सस्ता एवं सरलता से हो उपलब्ध, भंडारण में समस्या न हो, परिवहन में समस्या न हो, प्रयोग करने में आसानी हो और सुरक्षित हो, और वो पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ये सारी चीज़ें जिस ईंधन में है वो ईंधन हमारा अच्छा माना जाता है। तो ये आपका मुख्य विशेषताएं हैं। एक अच्छे ईंधन के और क्या गुण हो सकते हैं? वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। इसके गुण क्या है? उच्च कैलोरीफिक माप का हो, या फिर आप कह सकते हैं उच्च कैलोरी माप का हो, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जले बहुत अधिक लेकिन उसका ऊष्मीय मान बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जल जाए और भंडारण में समस्या
ना हो। ये चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है। ये आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। मैं इनका एक नाम और भी बता दूं आपको। आपने सुना होगा नवीकरण स्रोत तथा अनवीकरण स्रोत। तो जो पारंपरिक ईंधन होते हैं ये आपके कहलाते हैं अनवीकरण स्रोत, ठीक है। और ये आपके जो वैकल्पिक और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ये कहलाते हैं नवीकरण स्रोत, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों कहा, जी पारंपरिक जो स्रोत हैं उनको हमने अनवीकरण क्यों कहा, क्योंकि ये इनमें से कुछ ऐसे हैं, सॉरी मैंने लगता है गलत बोला आपसे। पारंपरिक स्रोत में जो सिर्फ ये हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, ये आपके हैं अनवीकरण स्रोत में। मतलब ईंधन को जिस ईंधन को हम एक बार समाप्त करने के बाद दोबारा प्राप्त ना कर सके, ऐसा ईंधन, फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस ईंधन को हम एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग न कर सकें, ऐसा ईंधन हमारा जीवाश्म ईंधन या हम इसे अनवीकरण स्रोत कहते हैं। लेकिन ऐसा ईंधन जिसे हम बार बार प्रयोग करें लेकिन इसके बाद भी समाप्त ना हो, वो कहलाता है आपका नवीकरण स्रोत। सौर ऊर्जा को कितना भी खर्च करो समाप्त होने वाली नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा ये आपकी समाप्त होने वाली नहीं है। भूतापी ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है। पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। जैव ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। जल विद्युत संयंत्र समाप्त नहीं होंगे। तापीय विद्युत संयंत्र समाप्त नहीं होंगे। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि नवीकरण कौन से हैं, तो आप इतने सारे बता सकते हैं। अनवीकरण स्रोत कौन से हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऐसे ईंधन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में समाप्त हो जाएंगे और उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरण स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत में आपको पारंपरिक स्रोत पूछे जाते हैं तो भी आप इनको बता सकते हैं, और वैकल्पिक स्रोत पूछे जाते हैं तो आप इनको बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करते चलें, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं तो एक बार लाइक करें, कम से कम शेयर तो ज़रूर कर दें। अब समय निकल गए एक दूसरे से द्वेष भावना का, अब आप अपने सभी मित्रों को कम से कम ट्रांसफ़र कीजिए ताकि सभी लोग एक दूसरे से मदद लेते हुए अच्छे अंक प्राप्त करें। अब ये दिया गया पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं, अगर परिभाषा आ जाती है तो आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं पारंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो ऐसे कौन सी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की हैं बहुत समय पहले से, जैसे गोबर हो गया, ठीक है, जैसे आपके गोबर तो नहीं जलाते हैं लेकिन गोबर से बने हुए उपले जलाते हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गया, जैसे आपका कोयला हो गया, ये सब क्या है, परंपरागत स्रोत है आपके, ठीक है। इनको हम बहुत समय पहले से इस्तेमाल करते चले आए हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन का मतलब है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जो कहीं ना कहीं जीवों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला है इसमें इनका जो स्रोत है वो लाखों वर्षों में उत्पादन हुआ है, इनके भंडार सीमित हैं और ये सब क्या है, अनवीकरण स्रोत हैं, ठीक है। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला के भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। मतलब यदि इनको लगातार खर्च किया गया तो 250 वर्षों के बाद में ये ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद में आप भी जानते हैं कि यदि ये स्रोत समाप्त हो गए तो फिर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। आप सिर्फ विचार करके देखो कि यदि आज की डेट में अचानक सूचना आ जाती है कि पेट्रोलियम मतलब डीजल और पेट्रोल दोनों पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, तो समझिए कि इस दुनिया में कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। सभी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, सब कुछ रुक सकता है कुछ समय के लिए। जब तक नया विकल्प नहीं आएगा तब तक के लिए तो सब कुछ रुक ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग कम से कम इनका यूज करें जितनी आवश्यकता हो। जीवाश्म ईंधन से हम लोगों को कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। वो हानियाँ क्या क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से
मुक्त जो कार्बन होती है, नाइट्रोजन एवं सल्फर की ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो यदि आपसे पूछा था कि अम्ल वर्षा का कारण कौन है, तो आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से निकला हुआ जो धुआं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये गंदगी फैलती है, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये जीवाश्म ईंधन जलने के बाद में बह कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पानी को भी अशुद्ध करते हैं, और उनसे निकलने हुए वाला धुआं आपके वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। इनको कम करने के क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको कम करने के लिए हम दहन प्रक्रम में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब इनकी जो दहन प्रक्रिया है उनको बढ़ाया जा सकता है। विविध तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण को पलायन में कम किया जा सकता है। अगला आपने देखा होगा तापीय विद्युत संयंत्र। ये किसे कहते हैं? जीवाश्म तो लगभग सबसे बनता भी होगा, लेकिन ये किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधनों को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, और तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके। और कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। ये 3 पॉइंट है इसके लिए, ये देखिएगा आप लोग। जल विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं? जो जल विद्युत संयंत्र है वो गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है इसके माध्यम से। और जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंधित होता है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, तो जितने भी बांध हैं उनमें से बनाए जा सकते हैं। भारत में ऊर्जा का लगभग 25% पूर्ति कहाँ से होती है? जल विद्युत संयंत्रों से होती है। इसके लाभ क्या क्या हैं? पर्यावरण में कोई हानि नहीं होती है जल विद्युत संयंत्र से। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, मतलब इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करने में भी सुविधाएं मिलती हैं। तो यदि बांध बना दिए गए तो वहाँ पर पानी का इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, और उससे हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। लेकिन इनसे हानि क्या है? बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। मतलब यदि बांध बनेंगे तो थोड़ी जगह में तो बनते नहीं हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। इससे क्या होता है? कृषि योग्य भूमि समाप्त हो जाती है कुछ दूर तक, और मानव आवास के डूबने के कारण नष्ट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे तथा वनस्पति के जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो कि ग्रीन हाउस का प्रभाव है। मतलब जहाँ तक भी आपका ये होगा, बांध होगा, वहाँ तक सब कुछ डूब जाता है। डूबने के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं वो सड़ते हैं और उससे मीथेन गैस निकलती है, जो कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या हो जाती है। कहीं ना कहीं एक बांध बनने से बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर, ये सब बर्बाद हो जाते हैं। आसपास के एरिया में थोड़ा सा खतरा भी बढ़ जाता है उससे। अचानक बांध में यदि कोई समस्या हो जाए तो वहाँ से आपको पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जैव मात्रा या बायोमास भी कह सकते हो। इसकी क्या, देखो इसमें कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते इत्यादि होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोमास। ठीक है, लकड़ी आप सभी लोग जानते हैं। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हानि क्या है इनसे? इनसे जलने पर धुआं उत्पन्न होता है, और ये ऊष्मा कम देते हैं। ठीक है, इससे प्रदूषण आपका फैल रहा है। चारकोल क्या है? लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर जलाने पर वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शेष रूप में चारकोल
प्राप्त हो जाता है। मतलब वायु की अनुपस्थिति में जब आप लकड़ी को जलाते हैं या सीमित मात्रा में जलाते हैं तो लकड़ी में जो भी उपस्थित जो जल होता है, आप कितना भी लकड़ी को सुखा दें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मात्रा जल की होती ही है। वो भी जब बाहर निकल जाती है तो शेष जो बचता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका चारकोल कहलाता है। और जो चारकोल होता है वो लकड़ी से बेहतर ईंधन होता है, क्योंकि आप इसका धुआं तो पहले निकाल चुके हैं, तो इसलिए अब इसमें बाद में ज्वाला के साथ जलता है, इसमें धुआं नहीं निकलता है या कम निकलता है। और अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, मतलब लकड़ी की अपेक्षा कम निकलता है, क्योंकि इसका धुआं तो आपने पहले ही निकाल दिया। और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। गोबर के उपले, ये सब जानते हैं, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसमें बहुत अधिक धुआं होता है, पूरी तरह दहन नहीं होता है, इससे राख बन जाता है। तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग करके गोबर संयंत्रों में एक सस्ता ईंधन बनाया जा सकता है। मतलब यदि आप उपलों की जगह पे इससे गोबर गैस बनाते हैं तो ये आपका उससे ज़्यादा उपयुक्त होगा और इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बायोगैस में क्या होता है, गोबर फसलों के कटने गोबर जो होता है वो फसलों को कटने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट होता है। जो गोबर गैस में जो गैस बनाने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको आप सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया कि जब भी ये चीज़ें सड़ती हैं, जैसे गोबर हो गया या फिर आपके जो छिलके हो गए, घर से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जब ये सड़ते हैं इनसे गैस बनती है, तो वो गैस तो हो गई आपकी बायोगैस। इसके अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने बायोगैस के रूप में इस्तेमाल कर ली। और इसके बाद में जो कुछ भी बचता है वो एक टंकी में इकट्ठा हो जाता है। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, ये आपका इकट्ठा है। और ये सारी चीज़ें हम बाद में क्या करते हैं, ये बाद में सारी चीज़ें निकाल कर कहीं ना कहीं हम लोग खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं, ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना यह गैस जलती है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख इत्यादि नहीं बचता है। तापन क्षमता इसकी अधिक होती है। और बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। और संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि एक उत्तम खाद के रूप में यूज किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब इससे बचा हुआ पदार्थ भी हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, सूर्य विकिरण तथा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होता है और पवनों का प्रवाह होता है, यही आपकी पवन ऊर्जा कहलाती है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जल को कुएं के रूप में खींचने में, अनाज चक्कियों को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जिस जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। जिन बच्चों ने पहली बार वीडियो देखा होगा उनको तो 100 में 100% उम्मीद है कि बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई नहीं किया वो 1 घंटे में क्या सीख सकता है। तो वो तो पक्का है कि उसको बोरियत महसूस हो रही होगी कि पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन बच्चों के लिए वास्तव में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और कम से कम 10 से 20 नंबर आप इस वीडियो से ज़रूर निकालेंगे। पर्यावरण ऊर्जा के लाभ क्या है, पवन ऊर्जा का लाभ क्या है, ये पर्यावरण हितैषी है। हितैषी का मतलब ये पर्यावरण में गंदगी नहीं फैलाता है। ये नवीकरण ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। ये नवीकरण ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। मतलब एक बार आपने जो खर्च कर दिया, पवन चक्की लगा दी, अब आपको बार बार उसमें पैसा नहीं खर्च करना है, लेकिन उसमें से ऊर्जा आपको बार बार प्राप्त होगी, बिजली आपको बार बार प्राप्त होगी, उससे आप बार बार काम ले सकते हैं। पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं, पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब जब आप इसे लगाते हैं तो थोड़ा सा इसमें भूमि की आवश्यकता अधिक होती है। लगातार इसमें 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन की आपूर्ति होना चाहिए। मतलब जो पवन चलने की स्पीड होती है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए इनके लिए। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, मतलब शुरुआत में लागत ज़्यादा लगती है।
पवन चक्की की ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, मतलब इनकी जो लागत होती है अधिक होती है। अब एक प्रश्न आपका ये आ सकता है, पवनों का देश का क्या किसे कहा जाता है? तो ये डेनमार्क है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में कौन सा स्थान है? ये हमारा भारत का 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के रूप में। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत के विशाल पवन स्रोत जो पवन फार्म है उसको स्थापित किया गया है, जहाँ से 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर गैर परंपरागत में देखिए, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की मांग होती जा रही है। वैकल्पिक स्रोत की मांग हो रही है, उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है। यदि वर्तमान में इसी हिसाब से उसका इस्तेमाल किया गया तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अगला है जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु लंबे समय तक चल सकें। पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण को कम करने के लिए भी हमें आवश्यकता है। सौर ऊर्जा है आपकी। अगला, सौर ऊर्जा ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें से ये आपका महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अगला है सौर ऊर्जा की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सौर ऊर्जा से हम लोग सौर कुकर बनाते हैं, सौर जलतापक बनाते हैं, सौर सेल बनाते हैं जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर तापक युक्तियों में क्या करते हैं? जो काला पृष्ठ होता है जो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। जो सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए उत्तल दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पौध घर भी बनाया जाता है, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर कांच का एक बॉक्स बनाया जाता है। उसी बॉक्स के मतलब बॉक्स का मतलब पूरे घर की तरह होता है, उसको चारों तरफ कांच लगे होते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है और पौधों को उचित रूप में गर्मी प्रदान होती है, जिससे वहाँ के पौधे बड़े हो जाते हैं। बॉक्स रूप की कुकर भी है, ये आपका पूछा जा सकता है कि सौर कुकर किसे कहते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं। देखो इसमें एक ये आपका बॉक्स हो गया, इसमें ये आपका ढक्कन लगा हुआ है, इसमें एक शीशा लगा हुआ है। जब प्रकाश पड़ता है तो ये अंदर आ जाता है प्रकाश, और यहाँ पर एक कांच का ढक्कन लगा होता है जो कि बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश अंदर तो चला गया लेकिन अंदर सारी सतह काली होती हैं, जिससे प्रकाश की ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता है और उसमें बाहर नहीं निकल पाती है और इस प्रकार हमारा खाना तैयार हो जाता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर में अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिखेंगे ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल मतलब अंदर के भाग तक दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स की कांच की शीट से ढक देते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स के उच्चता बना सके, या फिर आप कह सकते हैं बॉक्स में प्रवेश कर सके। 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप हो जाता है। मतलब थोड़ा सा इस युक्ति में टाइम लगता है खाना बनने में, लेकिन खाना आपका बनता है। लाभ क्या है इसके? कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधनों की आवश्यकता नहीं है, प्रदूषण नहीं फैलता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है, ये फ़ायदा है। लेकिन हानि क्या है कि रात के समय इसका उपयोग नहीं हो सकता है, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं हो सकता है, सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है। मतलब जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन स्थिति बदलती जाएगी वैसे वैसे हमें इसकी भी स्थिति बदलनी पड़ेगी। तलने व बेकिंग हेतु उपलब्ध नहीं है, मतलब इसमें आप तलने वाला काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि तलेंगे तो बार बार खोलना पड़ेगा और इस प्रकार उसकी ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। एक प्रारूपी सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक देता है, जो कि 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है।
ये इस अध्याय के लगभग अंतिम चरण पे चल रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। इसके लाभ क्या है सौर सेल के? कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, एक पॉइंट ये लिख दीजिएगा। बिना किसी फूक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य होता है, पर्यावरण हितैषी होता है, सुदूर स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है, और लिखना हो तो पूरा लिख लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। हानि कौन कौन सी है? उत्पादन की प्रक्रिया महंगी होती है इसकी, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित होती है, और सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने में हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है, पूछी जा सकती हैं। इनका उपयोग कैसे होता है या कहाँ कहाँ होता है? तो मानव निर्मित उपग्रह में होता है सौर सेलों का उपयोग, रेडियो और बेतार तरंगों संचार के क्षेत्रों में होता है, सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल का उपयोग होता है, ट्रैफिक सिग्नल में होता है, परिकलन केंद्र मतलब परिकलन तंत्र भी कह सकते हैं, कैलकुलेटर जिसे आप कहते हैं, उसमें होता है, और बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग भी होता है। ये सौर सेल का उपयोग यहाँ ये सब जगह होता है। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा क्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है ज्वारीय ऊर्जा। इसके बारे में सिर्फ इतना समझिए कि ज्वार भाटे से जल के स्तर में चढ़ने और गिरने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं? इतना समझिए, समुद्र के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वही आपकी तरंग ऊर्जा कहलाती है। महासागरीय ऊर्जा क्या कहलाती है? इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ताप के अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, इसको पूरा बताना पड़ेगा, इसको बताते हैं आपको। इसमें है सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पृष्ठ के तप्त जल, जो पृष्ठ होता है उसके जो तप्त मतलब गर्म जल का उपयोग अमोनिया को उबालने किया जाता है, और द्रवों की वाष्प से, जो पहले तो अमोनिया को उबाला, इसके बाद में द्रवों की जो वाष्प होती है उससे जनित टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब इतना समझिए कि महासागरीय जो तापीय ऊर्जा होती है, जो गर्म ऊर्जा होती है, उसमें से हम टरबाइन को घुमाते हैं गैस के माध्यम से, और उसी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हानियाँ क्या हैं ये आप देख सकते हैं, तीनों की हानियाँ लिखी हैं। और भूतापीय ऊर्जा को समझ लीजिए। भू का अर्थ है धरती और तापी का अर्थ है ऊष्मा। तो भूमि के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त संपर्कों स्थलों के संपर्क में आता है, मतलब जब भूमि के अंदर जो गर्म जल होता है स्थल के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न हो जाती है, और यह भाप चट्टानों में फंस जाती है, और इसी कारण दबाव बढ़ जाता है, और उच्च दाब के कारण ये क्या होती है? भाप को पाइपों द्वारा निकाला जाता है, और इन पाइपों द्वारा जो निकली हुई भाप होती है उससे हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, और उसी से हमारी विद्युत उत्पन्न होती है। ये भूतापीय ऊर्जा होती है। इसके लाभ क्या हैं? इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती है, प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता है, होता ही नहीं हम तो कहें। हानि क्या है? भूतापीय ऊर्जा हर जगह उपलब्ध नहीं है, इनकी सीमित स्थान है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है शुरुआत में। नाभ की ऊर्जा, ये मान के चलिए नाभ की ऊर्जा से कोई ना कोई एक प्रश्न आपका हर वर्ष आता है। नाभ की ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नाभ की विखंडन और एक नाभ की संलयन। तो ये मान के चलिए इन दो में से कोई एक प्रश्न आपका हर वर्ष मिलता है, और वो भी लॉन्ग प्रश्नों में मिलेगा, 6-7 नंबर में। तो ज़रूर देखिए कैसे। नाभ की विखंडन का क्या अर्थ होता है? नाभ की विखंडन का अर्थ होता है टूटना। आप कह सकते हैं नाभ की विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्र में होता है। ये आपके पूछे जा सकते हैं कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कौन सा है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। कलपक्कम में है, नहीं, तमिलनाडु में है कलपक्कम। उत्तर प्रदेश में नरौरा, ये पूछा जा सकता है। गुजरात में काकरापार और कर्नाटक में कैगा। ये सब आपके नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये क्या कहलाती है क्रिया? नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, वो भी आपका नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम जो होता है, जिसकी आप लोग अभी चर्चाएं सुन रहे होंगे यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, तो ये बम भी आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। इनके फटने से बहुत अधिक हानि की संभावना होती है। इसके लाभ क्या हैं? नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा से विखंडन की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। इससे ग्रीन हाउस जैसी गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे हानि क्या क्या है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं वो अधिक लागत से तैयार होते हैं। नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर रहता है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में यदि जितने भी नाभिकीय संयंत्र हैं इसको कोई हानि पहुंचती है तो इससे निकलने वाले जो विकिरण होते हैं इससे पूरे देश को खतरा हो सकता है। अगला है नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा होने की अवस्था में प्रदूषण संसूचन का खतरा होता है और यूरेनियम की जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये थोड़ा सा ये परेशानियां भी हैं इसमें, ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। ऊर्जा के स्रोत मैंने आपको बता ही दिया। नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण किसे कहते हैं? जिसका बार बार उत्पादन हो सके या जिससे बार बार प्राप्त किया जा सके, वो नवीकरण होते हैं। और जो बार बार प्राप्त ना हो सके या एक बार समाप्त होने के बाद में जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्रोत आपके कहलाते हैं अनवीकरण स्रोत। ठीक है, तो इन प्रश्नों से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं मैं बता दूं आपको। ये चारों प्रश्न आपके बन सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण पूछ सकता है, अच्छे ईंधन की विशेषताएं पूछ सकता है, नाभिकीय ऊर्जा पूछ सकता है, पवनों का देश पूछा जा सकता है। तो ये आपके चारों प्रश्न बन सकते हैं। सौर सेल का मुख्य अवयव पूछ सकता है। ईंधन क्या पूछ सकता है। चारकोल कोयले से किस प्रकार प्राप्त होती है ये पूछ सकता है। बायोगैस में गोबर गैस भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी पूछ सकता है। और कुछ प्रश्न ये भी आ सकते हैं आपके, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से दो हानियाँ क्या हैं, सौर सेल पैनल क्या है, बायोगैस के मुख्य संघटक, नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना है, पवन ऊर्जा के उपयोग, भारत में स्थापित 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा। ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके लिए। लघुत्तरी में पूछे जा सकते हैं आपके, बायोमास पूछा जा सकता है, चारकोल लकड़ी से उत्तम ईंधन है पूछा जा सकता है, सौर कुकर का प्रयोग करके कोई 3 लाभ हानि पूछी जा सकती हैं। ये प्रश्न आपके तीनों महत्वपूर्ण है। दीर्घोत्तरी में देखते हैं, दीर्घोत्तरी में आपका पहला प्रश्न नंबर महत्वपूर्ण है जो आपके पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और हमारा पर्यावरण, इसका आप अगला वीडियो देखेंगे, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। लेकिन इस वीडियो की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास। अब हो सकता है कि यूपी बोर्ड के बच्चे ईवीएस ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी साइंस की बुक्स में लास्ट में 3 से 4 अध्याय दिए गए हैं जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और ये प्रश्न ईवीएस के ही कहलाते हैं। जो ये प्रश्न है ये आपके कक्षा 10वीं में, कक्षा 12वीं में, 11वीं में,
बीए में, बीएससी में, एमएससी में, एमए में। ये मान के चलिए ये प्रश्न आपके हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम हैं, कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम बिना ईवीएस के नहीं तैयार किया जाता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा तो आप कम से कम 5 से 10 नंबर के प्रश्न आप ज़रूर पा जाएंगे अपने परीक्षाओं में। बस ध्यान से देखना है आपको चीज़ों को। देखिए, इसमें पहली चीज़ है पर्यावरण। प्रश्न ये हो सकता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। कहीं जैविक घटक लिखा हो सकता है, कहीं अजैविक घटक लिखा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। और पर्यावरण का मतलब होता है सभी चीज़ें जो हमें घिरे रहती हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, मतलब जो हमें चारों ओर से घिरे हुए वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। दूसरा है जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। ये प्रश्न आपका आ सकता है, परितंत्र कैसे तैयार होता है? ठीक है, परितंत्र आ जाए या पर्यावरण आ जाए, बात एक ही होती है। तो परितंत्र कैसे तैयार होता है? जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से तैयार होता है। अगला है एक परितंत्र में सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनाते हैं। तो ये भी प्रश्न हो सकता है, आहार श्रृंखला या आहार जाल में कौन किससे संबंधित होता है? तो आप लिख सकते हैं परितंत्र के सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने देश में क्या, हर देश में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन एक बार आप सोच के देखिए कि आप भी दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, यदि पेड़ पौधे ना होते तो पादप जगत ना होता, और पादप जगत ना होता तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता नहीं होते, और जब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता नहीं होते तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो भी हैं, ठीक है, ये कहाँ से हो जाते? क्योंकि यदि आप देखें अपघटक जो सबसे उच्च श्रेणी में माना जाता है वो सबको खा जाता है। इसके पहले आते हैं मांसाहारी, सॉरी सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। और इसके पहले आते हैं मांसाहारी, जो शाकाहारी को खाकर पेट भरते हैं। और शाकाहारी किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये सूर्य से रोशनी और प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मिट्टी और जल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, परितंत्र में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। इसी प्रकार ये सभी मिलकर आहार श्रृंखला व आहार जाल का निर्माण करते हैं। अगला है मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। मतलब हमारे द्वारा जो फैलाई गई गंदगी है, ठीक है, उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और इसीलिए ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। और ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण आप कर सकते हैं। परितंत्र की परिभाषा भी लिखी है, किसी क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए परितंत्र जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, अजैविक घटक हैं ये, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ये हैं अजैविक घटक। लेकिन जैविक में कौन से आते हैं? जीवित होते हैं। जैविक का मतलब जो जीवित हैं, और अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ये सब अजैविक घटक होते हैं। इनसे मिलकर तैयार होता है। आपसे पूछा जा सकता है अजैविक घटक के मुख्य तत्व क्या हैं? दो चार नाम दे देगा, और एक आध ये भी दे सकता है तापमान, वर्षा, वायु, मृदा में से। तो आपको ध्यान देना है कि अजय जीवित जितने भी होते हैं वो सब जैविक में आते हैं, और जो जीवित नहीं होते उन्हें हम अजैविक में लाते हैं। परितंत्र के प्रकार है। परितंत्र आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, और एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में कौन है? जंगल, सागर मतलब समुद्र, और झील, ये सब परितंत्र प्राकृतिक हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन मानव निर्मित कौन है? खेत हो गया, जलाशय हो गया, बगीचा हो गया, इन्हें हम लोग स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सभी
बच्चों से और सभी दोस्तों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। यदि आप पुराने हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लग रहा है। एक कमेंट ज़रूर भेजना है। यदि आप पढ़ रहे हैं किसी भी एनसीईआरटी बोर्ड के माध्यम से हैं आप, तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो कम से कम आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए परितंत्र के घटक होते हैं अजैविक और जैविक। अजैविक में कौन कौन हो गया? हवा, जल, भूमि। जैविक में पेड़ पौधे और जानवर। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधों को आप निर्जीव मत कह दीजिएगा। सूखे पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो सजीव माने जाते हैं, क्योंकि उनमें वृद्धि होती है, और जानवरों को भी। ठीक है। अब अजैविक के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन जैविक के टुकड़े हो जाते हैं। जैविक में एक आ जाता है उत्पादक, और एक उपभोक्ता, और एक होता अपघटक। ठीक है। अब उत्पादक का कोई और टुकड़ा नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता के टुकड़े हो जाते हैं। उपभोक्ता में एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, जिसे हम जो सबको खा पी के ख़त्म कर सकते हैं, या फिर जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अजैविक घटक फिर से समझ लीजिए इसको, ये महत्वपूर्ण है। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान इत्यादि अजैविक घटक होते हैं। जैविक में पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि जैविक घटक बनाते हैं। ठीक है। अब उत्पादक किसे कहते हैं हम? सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, अब आप कह दो कि मैं तो सिर्फ मांस खाता हूँ, तो मुझे क्या आवश्यकता है पेड़ पौधों की? तो ध्यान दीजिएगा, परोक्ष या अपरोक्ष का मतलब ये है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आप मांस भी किसका खाते हैं? किसी शाकाहारी जंतु का खाते होंगे। और वो शाकाहारी जंतु किस पर निर्भर करता है? कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो आप अपरोक्ष रूप से उत्पादों पर क्या है? निर्भर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये तो सामने सामने, ये तो फिर कहीं ना कहीं पीछे से आप उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणी देखिए बांटी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आवश्यकता हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? जैसे फफूंदी हो गया, फफूंदी जीवाणु, जो कि मरे हुए जीव जंतु व पेड़ पौधों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे, आपका खाना खाता खराब हो गया और कुछ समय बाद ये सब कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, और वो ख़त्म भी हो जाता है। इसी प्रकार जीव जंतु ख़त्म होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पड़ने लगते हैं। कीड़े पड़ने के बाद यदि उसे कोई भी ना खाए, तो भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जीव जंतु पूरी तरह कीड़ों के द्वारा खा लिया जाता है, और वो पूरा मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। तो इस प्रकार इन्हें हम कहते हैं अपघटक। आहार श्रृंखला देख लीजिए किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के रूप में रूप के खाते में आता है। इसका मतलब जैसे घास को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में क्या होता है? जैविक घटकों को इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है ये पोषी स्तर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैविक घटकों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो आपका कहलाता है पोषी स्तर। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। कोई ये नहीं कि एक अच्छा 10वीं का वीडियो है तो ये आपके लिए, क्योंकि ईवीएस तो हर क्लास में महत्वपूर्ण है आपकी। एमए में तो किताब भी नहीं मिलती ईवीएस की। मैंने देखा है बच्चों को तैयारी करने, जब ये एमए के पेपर देने जाते हैं तो सभी विषयों की मिल जाएगी, लेकिन ईवीएस की नहीं मिलती। इसी प्रकार आपकी एमएससी में भी लागू है, बीएससी में भी लागू है, बीए में भी लागू है, बीकॉम में भी लागू है, और हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी लागू है। तो ईवीएस आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हरे पौधे जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग पत्तियों पर डालते हैं, या फिर 1% भाग ही पत्तियों पर पड़ता है।
जिसे वो अवशोषित कर लेते हैं। 10% का नियम क्या है कि जब पोषी स्तर के दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही जाती है, जबकि 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं के उपयोग में आती है। मतलब ये ना समझिएगा कि जितना पौधों ने ऊर्जा तैयार किया वो पूरा का पूरा उन्होंने प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को दे दिया। मात्र 10% ही ट्रांसफर होती है और 90% उनकी जैविक क्रियाओं में समाप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा हो पाती है, क्योंकि 10% गई और उसका भी 10% ही जाना है आगे। अतः आहार श्रृंखला में समान 3 या 4 चरण ही होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार 1000 किलो ऊर्जा थी, ये अपने से ऊपर वाले में गई। बताओ उत्पादक के पास कितने थी? 1000 किलो थी। प्रथम श्रेणी में गई तो कितनी बची? 100 किलो बची। किलो जूल है, सॉरी किलो जूल। अब ये अपने से ऊपर गई तो इसका भी 10% हो गया, तो द्वितीय उपभोक्ताओं को कितना मिला? 10 किलो जूल मिली। और ये अगले में गई तो कितना बना? 1 किलो जूल बनी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगातार ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। तो 10% का स्तर यदि पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो निम्न श्रेणी का, या फिर कह सकते हो जो उत्पादक होता है, उसके पास ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है। जैव संवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है। ये प्रश्न आपका आ सकता है। आहार जाल बिल्कुल आपका आहार श्रृंखला की तरह है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि उसमें एक श्रेणी में सिर्फ एक ही जंतु को दिखाया जाता है, एक ही चीज़ को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्तर में कई को दिखा दिया जाता है। तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एक जाल बन जाता है। तो आप देख सकते हैं पौधे को कितने लोगों को खिला दिया हमने। तिलचट्टा और चूहा और खरगोश। खरगोश को कौन कौन खा गया? खरगोश को चील भी खा गई और लोमड़ी भी खा गई। तिलचट्टे को मेंढक खा गया, चूहे को सांप खा गया और चील खा गई। ठीक है। और चील ने सांप को भी खा लिया, सांप ने मेंढक को खा लिया। ये मतलब एक जाल टाइप में बन जाता है। तो वही आहार श्रृंखला क्या कहलाने लगती है? आहार जाल कहलाने लगती है। ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की समस्याएं। तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ये आपकी पर्यावरण की समस्याएं हैं। ओजोन परत के बारे में देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार आता है। ओजोन परत पृथ्वी की चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परितंत्र रक्षा, पौधों का नाश आदि होने से सुरक्षा प्रदान करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन कैसा है? एक जहर है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? इसके समीकरण दिए गए हैं। यदि वैसे प्रश्न आता नहीं है, आए तो आप इसको कर सकते हैं। पहले O2 ऑक्सीजन के साथ आप एक नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दीजिए। ये वाला समीकरण है, दूसरा वाला। ऑक्सीजन के साथ में आप नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दीजिए, तो आपका क्या बन जाता है? ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत का ह्रास, ये प्रश्न आपका MP वर्ग 3 की परीक्षा में आया है। हर अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत का ह्रास कहाँ हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है।
छिद्र का मतलब वहाँ छेद नहीं हो गया है, वहाँ पर मोटाई कैसी हो गई है, कम हो गई है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता के गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन मतलब फ्रिज और एसी में जो गैस भरी जाती है वो यही वाली गैस होती है। ठीक है, तो ये जो गैस निकलती है आपके फ्रिज एसी से, यही आपकी सीएफसी होता है, जो कि कहीं ना कहीं ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है। सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में सर्वानुमति मिली कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। ठीक है, कम से कम किया जाए, ये बोला गया है वहाँ पर। कचरा प्रबंधन भी आया है आपका पेपरों में, ये पूरा अध्याय ही महत्वपूर्ण है आपका। हम बताएं आप अपशिष्ट निपटान का एक मुख्य समस्या है, मतलब जो भी कूड़ा कचरा है उसका निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हमारे जीवन शैली की कड़ा बहुत बड़ी मात्रा कचरा में इकट्ठा हो जाती है, इसे कहते हैं कचरा प्रबंधन। ये ना कर दीजिएगा कि उठाकर कचरे को ही समाप्त कर दिया आपने, इसमें कचरे की समस्याओं को बताना है। कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो कचरे में होते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। ठीक है, जिन्हें जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे फल सब्जियों के छिलके, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं। नीचे 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ये हो गया फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये सब आपके जैव निम्नीकरण के अंतर्गत में आता है। अजैव में क्या आता है, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। सॉरी, अजैव में ये परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन हो गए, संश्लेषित रेसे हो गया, धातु हो गई, ये क्या होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, अजैव निम्नीकरण घटक। कचरा प्रबंधन की कुछ विधियां हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। पहला है जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो कचरा होता है, इस संयंत्र द्वारा खाद जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जितना भी कचरा है उसको कहीं इकट्ठा करके हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, और उससे जो बचा हुआ कचरा होगा या अपशिष्ट होगा उसे हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला है सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं सही किया जा सकता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कूड़ा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और वहाँ पर क्या करती है, वहाँ पर दबा दिया जाता है, इस प्रकार इससे निपटारा हो सकता है। कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाया जा सकता है, गड्ढों में भरकर ढक दिया जाता है और 3-4 महीनों में जितना कचरा होता है वो किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरण कचरा पुनः इस्तेमाल करने के लिए नए पदार्थों में, जैसे देखते हैं आपकी कोई चीज़ खराब हो गई उसको दोबारा गलाकर नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो इन्हें पुनः चक्रण कहते हैं। ये सारी चीज़ें थी इसमें। लगभग लगभग ये आपका अध्याय खत्म हो गया है। इसके अंतर्गत में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें पहला प्रश्न बन सकता है पोषी स्तर क्या है, दूसरा बन सकता है सीएफसी व यूएनईपी का पूरा नाम बताइए, उन विकिरण का नाम बताइए जो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होते हैं, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। और आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये भी प्रश्न आपका इसी के अंतर्गत का है। ठीक है, और अगला है आपका हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया था कि 90% उसके अपने जैविक कार्यों में समाप्त हो जाती है। इसके बाद में और जो प्रश्न है आपके, अपघटकों का परितंत्र में क्या कार्य है, ऊर्जा पिरामिड का आपका चित्र भी पूछा जा सकता है क्लासों में, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण में अंतर पूछा जा सकता है, और आपका ये भी पूछा जा सकता है प्राकृतिक परितंत्र में प्राकृतिक परितंत्र मानव परितंत्र से अधिक स्थिर क्यों है, आहार जाल क्या है, परितंत्र के घटक एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं, ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। आपके दीर्घ उत्तरी में आहार श्रृंखला ही आती है, अपशिष्ट निष्पटन निपटान आता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे कैसे हमने बता दिया आपको।
इसके पहले, और ये आपके छोटी छोटी सी परिभाषाएं आ सकती हैं, लेकिन ये अध्याय आपका लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। ये अध्याय भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो पहले वाला था। सभी बच्चों का देव क्लासेस स्पेशल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी वर्ग के बच्चे लाभ ले सकते हैं। इससे ऊपर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट या किसी भी भर्ती एग्ज़ाम के बच्चे भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो ईवीएस है वो हर कक्षाओं में पूछी जा सकती है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको आना ही आना है। इसके अतिरिक्त एमए, एमएससी में भी और बीएससी में भी इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि सभी जगह कंपलसरी कर दिया गया है ईवीएस का एक पेपर। तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका लाभ लें। देखिए, संसाधन प्रबंधन है, इसके अंतर्गत में पूछा जाता है आपसे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें हमें प्रकृति ने दिया है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसे प्रकृति ने हमें दिया है क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते समाप्त और एक होते असमाप्त। जो एक निश्चित समय में समाप्त हो जाए वो समाप्त संसाधन कहलाते हैं, और जो कभी न खत्म हो या जिनकी मात्रा बहुत अधिक है वो क्या कहलाते हैं? असमाप्त। ठीक है, जैसे कोयला भी आपको प्रकृति ने दिया है, पेट्रोलियम भी आपको प्रकृति ने दिया है, वायु भी आपको प्रकृति ने दिया है, सूर्य भी आपको प्रकृति ने दिया है, लेकिन यहाँ पर टिकेगा क्या? सूर्य और जो वायु है ये टिकेगी, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम इसके एक निश्चित भंडार है और समय से पहले खत्म भी हो जाएंगे। अगला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता है, ताकि अगली पीढ़ियों तक इनको सुरक्षित रखा जा सके। अगला प्रश्न है जिसमें बन सकता है गंगा कार्य परियोजना। यह परियोजना करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, गंगा कार्य परियोजना ये आपसे पूछी जा सकती है। ये सन 1985 में चालू हुई थी और ये गंगा के जो अशुद्धिकरण थी, जितनी भी मतलब गंदगी है उसको सुधारने के लिए किया गया था। इसकी जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु ये चीज़ की जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है? जल के पीएच को आप देखते हैं और जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति के जल में संशोधित होना दिखाता है। तो ये चीज़ों को देखा जाता है शुद्ध करने के टाइम पे कि ये चीज़ें मानव के लिए हानिकारक हैं तो ये हैं तो नहीं है, अगर हैं तो उनको सुधारा जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर क्या हैं? 3 आर है। ठीक है, पहला है आपका कम उपयोग, किसी भी प्राकृतिक संसाधन का कम से कम उपयोग करना है। पुनः चक्रण, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो पुनः प्रयोग में आ सकें। और पुनः उपयोग, तो कम उपयोग का मतलब है जब आवश्यकता ना हो तब आपको पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर देना है। टपकते नल को ठीक तरीके से सुधारना है या बंद करना है। आहार भोजन को फेंकना नहीं है। कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों को अलग करके आवश्यकता अनुसार दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और पुनः उपयोग का मतलब ये चीज़ों को फेंकने के पहले उनका बार बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ उपयोग में आने वाली तो भी आप उसको फेंक दें। इसमें है कि पुनः इस्तेमाल या उपयोग करना पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होती है? बचत होती है। इसमें देखिएगा, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बहुत सीमित है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए हमें इनको संभाल के रखने की आवश्यकता है। संपोषित विकास किसे कहते हैं?
संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के संसाधनों की संरक्षण भी करती है। संपोषित विकास, हालांकि ये कभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद में वन्य जीव संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न तो बनते ही हर हालत में है। वन्य जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। ये पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के तप्त स्थल कौन है। जैव विविधता के तप्त स्थल कौन है? तो ये जो वन है वो जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्रकृति संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व समाप्त हो सकता है हमारा। जैव विविधता का मतलब क्या है? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज मतलब जातियों हैं, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु। तो इसके अंतर्गत में सभी वो चीज़ें आ जाती हैं जो जीवित अवस्थाओं में हैं। और तप्त स्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती हैं। ठीक है, तो वन भी हमारी एक क्या है? संपदा है, इसलिए उसको तप्त स्थल कहा गया है। इसका मतलब गर्म जगह से मत समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वन संरक्षण में क्या भूमिका है? एक है आपका खेजरी वृक्ष। ये अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1931 में राजस्थान के जोधपुर में एक जंगल में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ये आपका पूछा जा सकता है, वन संरक्षण में जो मुख्य भूमिका किसकी थी? अमृता देवी बिश्नोई की थी। इसने सन 1931 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 367 लोगों के साथ, मतलब एक दो नहीं, 367, सॉरी 67 क्या मैंने 363 लोगों के साथ अपने आप को इसने समाप्त कर दिया था। तो ये आपका पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है खेजरी वृक्ष को लेकर। ठीक है, भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो कि उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो अमृता देवी, अब ये प्रश्न बनता है आपका कि अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उन्हें अपने आप को कब बलिदान किया था? तो 1731 में किया था। कितने लोगों के साथ किया था? 363 लोगों के साथ किया था। कहाँ किया था? जोधपुर के एक गांव में किया था। किसके लिए किया था? खेजरी वृक्ष के लिए किया था। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगला है चिपको आंदोलन। तो ये मान के चलिए कि चिपको आंदोलन के बिना तो कोई पेपर ही नहीं बनता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो चिपको आंदोलन में देख लीजिए, ये आंदोलन गढ़वाल जो था उत्तराखंड में है। ये या रेनी नामक गांव में हुआ था। ये प्रश्न पहला बन सकता है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ये रेनी नामक गांव से हुई थी। ये गढ़वाल में पड़ता है। वहाँ की महिलाएं उस समय वन पहुँच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष को काटने पहुँच गए थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब ये इससे कुछ प्रश्न बने कि यह चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये रेनीनामा गांव से शुरू हुआ था। ये रेनीनामा गांव, ये चिपको आंदोलन किस राज्य से? गढ़वाल से है। और इसको किसने शुरुआत किया था? तो इसको वहाँ की जो महिलाओं ने है, महिलाओं के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। जो प्राथमिकता उन्हीं के द्वारा हुई थी। किस लिए किया गया था? ये वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और इसमें से एक प्रश्न आपका बन सकता है, पश्चिमी बंगाल के वन विभाग से 6 साल के बच्चों को अरावाड़ी क्षेत्र में रखा। वैसे ये प्रश्न आया नहीं है आपका, तो हम विशेष जो नहीं डालेंगे इसमें। एक ये प्रश्न है आपका, सभी के लिए जल, ये तो परियोजना भी चल रही इस समय। तो जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्षा जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। बांध पूछा जा सकता है। ये पूछी जा सकती है कि बांध कहाँ पर हैं?
तो एक टेहरी बांध है जो भागीरथी मतलब गंगा नदी में बनाया गया है। एक सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी में बनाया गया है। एक भाखड़ा नागल बांध है जो सतलुज नदी में बनाया गया है। तीनों के बारे में पूछा जा सकता है, ये बहुत प्रश्न आते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर है? गंगा नदी में है, इसको भागीरथी भी कहते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी में है। भाखड़ा नागल बांध क्या है? सतलुज नदी में है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में बनने वाला बांध कौन सा है, तो ये टिहरी हो जाएगा। नर्मदा नदी में बनने वाला बांध सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, और सतलुज नदी में बनने वाला बांध भाखड़ा नागल बांध आपका हो जाएगा। बांधों से लाभ तो सबको पता है, बांधों से हानियाँ भी लगभग सबको पता है। हानियाँ देख लीजिए, लाभ तो पता ही है। सिंचाई के काम में आता है, विद्युत उत्पादन में आता है, और जल विस्तार में आता है। हानि क्या है? बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, मतलब लोगों की ज़मीनें चली जाती हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पैसा मिल गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। कैसी? क्योंकि वहाँ पर वनों का क्षय हो जाता है, जैव विविधता की हानि होती है, और पर्यावरण संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। ये थोड़ा सा हानियाँ भी इससे। आर्थिक समस्याएं क्या है? जनता का अत्यधिक ध्यान लग जाता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण, इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल को कैसे संचित किया जाए, ये तरीके हैं इसमें। संचित करने के कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे खादन या बड़े पात्र, ये राजस्थान में चलते हैं। बंधारा से ताल महाराष्ट्र में चलते हैं। बंथिस मध्य प्रदेश में चलते हैं। आहार पान बिहार में चलते हैं। एरिस तमिलनाडु में चलते हैं। कुल हिमाचल में चलते हैं। बावड़ी दिल्ली में चलते हैं। लेकिन ये चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, तो हम आपको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इसमें। भौम जल पूछा जाता है। अब कई लोगों को भौम जल नहीं पता होगा, तो भौम का मतलब होता है भूमि। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ बताइए। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, यह कुएं को भरता है, नमी को पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, ये जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित करता है। यदि आप भूमि में जल का संरक्षण करते हैं तो इसके इतने लाभ आपके लिए हैं। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में देख लीजिए। कोयला और पेट्रोलियम नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब है कि इसको जो प्रकृति में पाया जाता है, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा अगर लगातार हम लोग इसका उपयोग में ले रहे हैं। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। यह जो कोयला है 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनके मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ है। तो पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लग गए हैं। कोयला के लिए बताया गया है कि कोयला मात्र 40 वर्षों तक ही उपलब्ध रहा 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा, इसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। और पेट्रोलियम के लिए बताया गया है कि अगले स्तर में सिर्फ 40 वर्षों तक ही मिल पाएगा, इसके बाद में पेट्रोलियम की मात्रा लगभग समाप्त हो जाएगी, इसलिए इनको संरक्षण की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं? इनसे वायु प्रदूषण होती है, मतलब कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो पानी को क्या करती है? प्रदूषित करती है। बीमारियाँ कौन कौन सी फैलती हैं? इसमें दमा हो गई, खांसी हो गई, इसकी बीमारी फैलती हैं। जीवाश्म ईंधन को सीमित कर सकें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब अगर मिट्टी के तेल से आप लोग दिए जलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए कि जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग ना हो उनका स्विच बंद कर दें, मतलब बिजली बचेगी। घरों में ज़्यादा से ज़्यादा CFL या LED का प्रयोग करें, जिससे बिजली की बचत होगी। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, मतलब आप निजी लेकर चलेंगे तो आप अकेले चलेंगे, फिर भी उतना पेट्रोल लगना है, और उतने पेट्रोल में यदि आप बस का सफ़र करते हैं तो कम से कम 100 लोग सफ़र कर सकते हैं, इसलिए कम से कम 99 गाड़ियों का जो धुआं होगा
जो खर्च होने वाला तेल होगा वो बचेगा और उसके धुएं से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। लिफ्ट के अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करें। जहाँ तक हो सके तो सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे आपके लाभ हैं। इसमें से जो कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं आपके, प्राकृतिक गैस और एलपीजी को छोड़कर कोई अन्य स्वच्छ ईंधन लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधन लिखिए। भौम जल में वृद्धि के लिए सबसे प्रचलित तकनीकी कौन सी है? 2 अक्षय मतलब असमाप्त, जो समाप्त न हो उन संसाधनों के नाम लिखिए। कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल संशोधित होना दिखाता है? सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैव विविधता किसे कहते हैं? और इसके बाद में संपोषित विकास से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययिता क्यों बरतनी चाहिए? बांध बनाने से होने वाली हानियाँ। पर्यावरण को बचाने में 3R कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन के दहन से हमारे पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है? ये बांध जिन पर बनाए गए हैं उन नदियों के नाम लिखना। टेहरी बांध कहाँ पर बनाया गया? भाखड़ा बांध कहाँ पर है? इसके नाम लिखना है। चिपको आंदोलन के विषय में आपको बताना है। वर्षा जल संचयन क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के बचाने के कोई 5 उपयोग। इतने प्रश्न हैं आपके जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, जो इस अध्याय से जुड़े हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें जिसने ना किया हो। नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद सपोर्ट के लिए।